हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 15, जो इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। इससे पहले लेक्चर नंबर 14 में मैंने आपको पोटेंशियोमीटर डिवाइस की पूरी वर्किंग, कंसेप्ट, सारी थ्योरी उसकी मैंने आपको समझाई थी। आज हम इस लेक्चर में उससे रिलेटेड बहुत सारे बढ़िया न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जो आपको 12th में तो हेल्प करेंगे ही करेंगे, साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ मैं कुछ नॉन न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ। उसके अलावा प्रैक्टिस के लिए भी मैंने बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल्स दिए हैं, जो आप ऐप से डाउनलोड करके सॉल्व करेंगे। ऐप का लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे रखा है, वहाँ से क्लिक करके आप इस चैप्टर की असाइनमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल बच्चे ले आइए अपना पेन और पेपर साथ में करने के लिए, मज़े लेने के लिए इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के। मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। स्टार्ट करते हैं हम पहला न्यूमेरिकल। बच्चे, अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 10 मीटर लॉन्ग। बच्चे, ये न्यूमेरिकल्स करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पोटेंशियोमीटर की पूरी थ्योरी समझ में आ चुकी हो। अगर आपने पोटेंशियोमीटर की थ्योरी नहीं करी है, ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके पोटेंशियोमीटर का लेक्चर अटेंड करके आ जाइए। तब ये न्यूमेरिकल्स बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आने वाले हैं। बच्चे बोल रहे हैं पोटेंशियोमीटर वायर इज 10 मीटर लॉन्ग एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 18 ओम। बच्चे ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम जरूर बनाइए। बोल रहे हैं पोटेंशियोमीटर वायर है, ये लीजिए मैंने एक पोटेंशियोमीटर वायर बना लिया ए बी। ठीक है बच्चे, कितना? 10 मीटर का वायर है जिसका रेजिस्टेंस 18 ओम है। ठीक है, इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट। बैटरी कौन सी बैटरी? नीचे वाली बैटरी या ऊपर वाली? नीचे वाली प्राइमरी सर्किट, नीचे वाली सेकेंडरी सर्किट की या ऊपर वाली प्राइमरी सर्किट की? अननोन सेल या फिर ऑक्सिलरी बैटरी, ड्राइवर सेल? बेटा जब यहाँ लिखा है इट इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ ड्राइवर सेल की बात हो रही है, जो कि 5 वोल्ट का है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है कितना? 2 ओम। ठीक है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है। पोटेंशियल ग्रेडियंट ए बी वायर का अगर हम निकालें तो बेटा के का फॉर्मूला V अपॉन L होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें और उसे लेंथ से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा। लेकिन अगर ये 2 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होता तो बैटरी अगर 5 वोल्ट्स की है तो पूरा ए और बी के अक्रॉस 5 वोल्ट का 5 वोल्ट आ जाता। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है तो इसका कुछ वोल्टेज यहाँ भी ड्रॉप होगा, जिसकी वजह से यहाँ 5 वोल्ट्स नहीं मिल पाएगा। अगर 5 वोल्ट मिलता तो यहाँ 5 लिख देते, लेंथ 10 लिख देते, 5 अपॉन 10 आ जाता 0.05 वोल्ट पर मीटर। लेकिन यहाँ कुछ यहाँ भी जाएगा, तो इसके लिए स्टेप्स बताए हैं मैंने थ्योरी में। क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले बेटा आप निकालेंगे आई। ये 3 स्टेप्स होते हैं। उसके बाद चौथा अननोन सेल का ईएमएफ निकालने का। 4 स्टेप्स में पोटेंशियोमीटर का हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाना है। देखिए कैसे। आई का फॉर्मूला होता है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज है 5 और टोटल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो ये 2 और ये 18, 2 प्लस 18 इज इक्वल टू 20, यानी 5 अपॉन 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 एम्पियर। ये करंट हो गया। दूसरे स्टेप में क्योंकि आपको के निकालने के लिए V चाहिए, तो ए से बी तक का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। V पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट तो पूरे सर्किट में यही है 1 अपॉन 4। रेजिस्टेंस कितना लेंगे बच्चे? आप 2 लेंगे, 18 लेंगे, या दोनों का मिला के 20 लेंगे? प्यारे यहाँ तो 20 लिया था क्योंकि पूरे सर्किट का करंट निकालना था। लेकिन बच्चे यहाँ पे सिर्फ ए से बी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो रेजिस्टेंस भी सिर्फ ए से बी का 18 लोगे। इस तरीके से ये लीजिए, 2 2 जा 2 9 जा, V आ गया आपका 9 अपॉन 2 वोल्ट। सिंपली तीसरे स्टेप में के में लगा दीजिए। ए से बी का वायर का के निकालने के लिए V आपका आ गया है 9 अपॉन 2। लेंथ है पूरी यहाँ से यहाँ तक की 10 मीटर, तो ये लीजिए 9 अपॉन 2 होता है 4.5 अपॉन 10, 0.45 यूनिट हो गई वोल्ट पर मीटर। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? इजी सा क्वेश्चन है, समझ गए हैं तो बिना
बिना देखे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के अपने आप करिए। और प्यारे ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ जो सॉल्व करा रखे हैं वो भी असाइनमेंट में दे रखे हैं, तो असाइनमेंट में आपको ये सॉल्व वाले भी मिलेंगे और अनसॉल्व वाले भी मिलेंगे। प्रैक्टिस करिए। और कुछ मैं ये जो क्वेश्चंस लाया हूँ, ये बहुत ही चुन के क्वेश्चंस लाया हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मुझे लगता है 99.99% गारंटी है कि एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं पोटेंशियोमीटर के, तो ये जो मैं करा रहा हूँ और जो प्रैक्टिस के लिए दिए हैं उससे बाहर किसी हालत में नहीं जाने हैं। इसलिए बहुत ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोटेंशियोमीटर वायर इज सप्लाइड अ कांस्टेंट वोल्ट ऑफ 3 वोल्ट। ठीक है, फिर से वही पोटेंशियोमीटर वायर है ए और बी, ठीक है, उसको कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं। ऑब्वियसली ड्राइवर सेल से ही सप्लाई किया जाता है, वहां हम लिख दें 3 वोल्ट। ठीक है, अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.08 वोल्ट इज बैलेंस्ड बाय द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 216 सेंटीमीटर। बेटा जो सेल लगाते हैं हम सेकेंडरी सर्किट में, वो अननोन सेल लगाते हैं जिसका ईएमएफ निकालना होता है, वो यहाँ पे पहले से दे रखा है। तो वो जो डायग्राम है बुक्स में एक ही में बना रखा है, लेकिन मैं एडवाइस देता हूँ आप इसको अलग डायग्राम में बनाइए, चुटकियों में सॉल्व होगा। कैसे? देखिए, ये आप इस तरीके से डायग्राम बनाइए, फिर से ए बी, और जो सेकेंडरी सेल के बाद जो सेकेंडरी सर्किट में जो सेल लगाते हैं वो यहाँ पे इस तरीके से इसके पॉजिटिव के साथ इसका पॉजिटिव लगता है, जो कितना दे रखा है 1.08 वोल्ट। ठीक है, इस बैलेंस गैल्वेनोमीटर से कितनी लेंथ पे बैलेंस हुआ है, ये दे रखा है आपको 216 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। इसकी टोटल लेंथ बोले हैं कि भैया कितनी होगी। कैसे करें बच्चे? क्वेश्चन में इस तरीके से ऐसे 3-4 स्टेप्स मैंने बताए हैं, बिल्कुल वही फ्लो रखेंगे 4 स्टेप्स का, बहुत ही आसानी से सॉल्व होने वाला है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप आप आई निकालते हैं। आई का फॉर्मूला होता है टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिसमें यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है, तो ए और बी के अक्रॉस जो आपको तीसरे स्टेप में, पहले स्टेप में करंट निकालते हैं, दूसरे स्टेप में V निकालते हैं, तीसरे स्टेप में V अपॉन L निकालते हैं। यहाँ पे पूरी लेंथ इसकी L डैश से डिनोटेड है, तो L डैश निकालेंगे। अगर यहाँ आप देखिए A से B बैटरी 3 वोल्ट लगी है, तो A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? पूरा का पूरा 3 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ अगर रेजिस्टेंस लगा होता तो इसका कुछ वोल्टेज यहाँ भी जाता, तब A से B का वोल्टेज निकालने के लिए ये दोनों स्टेप भी करने पड़ते। लेकिन ऐसा हर क्वेश्चन जिसमें यहाँ कोई रेजिस्टेंस या इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो पहले 2 स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तीसरे स्टेप पे आके फिर चौथा स्टेप कर लेंगे। चुटकियों में आंसर निकलने वाला है, चुटकियों में। देखिए बच्चे, ये असाइनमेंट करने के बाद, ये लेक्चर अटेंड करने के बाद मैं गारंटी देता हूँ आपको, अगर आपने थ्योरी का लेक्चर मन से ईमानदारी से अटेंड किया है और ये मेरे साथ साथ कर रहे हैं, तो ये लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाना है अपने अंदर कि ले आओ पूरी बुक से कोई भी क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में सॉल्व करने वाला हूँ। और दूसरे लोग आपके पास आएंगे पूछने कि भैया हमें ये बता दो, बहना हमें ये बता दो। तो प्यारे ध्यान से बच्चे, यहाँ पे K इज इक्वल टू V अपॉन L, तो V आपका दे रखा है A से B का 3 वोल्ट और लेंथ दे रखी है L डैश जो हमने निकालना है। ये K आ गया, सिंपली पहले 2 स्टेप की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे K की वैल्यू डाल दीजिए 3 अपॉन L डैश जो हमने निकालनी है। L डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, E आपको पहले से दे रखा है, जनरली क्वेश्चन में E निकालना होता है, यहाँ E दे रखा है 1.08 और लेंथ भी आपको दे रखी है 216। सिंपली लीजिए, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? L डैश इज इक्वल टू 3 इंटू 216 अपॉन 1.08, पॉइंट हटा 2 0 लग गए, 1 जा 2 जा कट गया, 3 2 जा 6 और ये हो गया आपका 600 यूनिट सेंटीमीटर थी, तो इधर भी L डैश आ जाएगी आपकी सेंटीमीटर। समझ पा रहे हैं? देखिए, अगर आपने, फिर से बार बार बोल रहा हूँ, थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी नहीं करिए तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स अगर फॉर्मूले से करेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर अटक जाएंगे। कंसेप्ट दिमाग में बेस्ड है तो फिर बहुत आसानी से सॉल्व हो जाना है। पॉज करके जल्दी अपने आप करिए, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखिए बच्चे, बढ़िया क्वेश्चन, दिमाग लगाने वाला, इजी सही है, लेकिन कह रहे हैं 2 सेल्स ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2, 2 सेल्स हैं E1 और E2 के, यहाँ पे दे रखा है E1 ग्रेटर देन E2, इसका वोल्टेज ज़्यादा है।
कनेक्टेड इन शोन व्हेन द पोटेंशियोमीटर वायर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बी। भैया पोटेंशियोमीटर वायर होता है इस तरीके से, ये पोटेंशियोमीटर वायर हम इस तरीके से लेते हैं। चलो इस बार नाम इसका ए बी की बजाय पी क्यू रख दे रहे हैं क्योंकि ए बी नीचे ही लगा है। ऊपर सेकेंडरी सेल होता है, इस तरीके से ऑक्सिलरी सेल होता है ई डैश का, ठीक है। ये यहाँ पे हम इस तरीके से सेल लगा के गैल्वेनोमीटर के साथ बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करते हैं। तो कह रहे हैं ये क्या, व्हेन द पोटेंशियोमीटर वायर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बी, पोटेंशियोमीटर वायर को ए बी के अक्रॉस कनेक्ट किया, मतलब ये इस तरीके से लाके ये गैल्वेनोमीटर लाए और ऐसे बैलेंसिंग लेंथ फाइंड करी। तो बेटा जब ऐसे ए बी के अक्रॉस लगाएंगे तो सिर्फ कौन सा सेल यहाँ पे काम करेगा, ऑब्वियसली सिर्फ ये वाला। ये तो सर्किट ही कंप्लीट नहीं हुआ, इसे बिल्कुल हटा दीजिए, इसे हटा हुआ मानिए। और यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं द बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 300 सेंटीमीटर। यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ आई 300 सेंटीमीटर। तो बेटा बताओ E1 और 300 सेंटीमीटर के बीच क्या रिलेशन होगा, आपको मालूम है E इज इक्वल टू के एल होता है। E इज इक्वल टू के एल की वजह से पहली इक्वेशन जो बनेगी वो E1 इज इक्वल टू के इंटू 300 ऐसे बन जाएगी। E भी नहीं मालूम है, E1 भी नहीं मालूम है और K भी नहीं मालूम है। जो मालूम है वो लिख दिया, नहीं मालूम है कोई बात नहीं, ऐसे ही लिखा रहने दो। कह रहे हैं दूसरे केस में when on connecting the same potentiometer wire, same potentiometer same between points A and C। अब की क्या किया, यहां से हटाया, ये इस तरीके से इसे हटा दे रहे हैं। अब की क्या किया, ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है ये A और C के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया, यानी ऐसे इस तरीके से बैलेंसिंग लेंथ निकाली, ठीक है। तो अब की बार बैलेंसिंग लेंथ निकली सिर्फ 100 सेंटीमीटर, बैलेंसिंग लेंथ कम हो गई। तो यहाँ क्यों बना रहे हो, चलो बैलेंसिंग लेंथ इस तरीके से यहाँ बना दो, 100 सेंटीमीटर हो गई। तो प्यारे ऑब्वियसली बोले सर 100 सेंटीमीटर कम क्यों हो गई सर, यहाँ तो 2 सेल आ गए थे, 2 सेल से तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाना चाहिए, लेंथ बढ़ जानी चाहिए। तो बच्चे यहाँ नया कंसेप्ट आ रहा है, ध्यान से समझो क्या कंसेप्ट आ रहा है यहाँ पे, ये कि आप देखिए 2 सेल तो लगे हैं लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे हैं। इससे जो करंट निकलेगा और इससे जो करंट निकलेगा ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से, जिसकी वजह से इसका नेट ईएमएफ कम हो जाएगा और अगर ई कम हो जाएगा तो लेंथ भी कम हो जाएगी। अगर ये वाले सेल ऐसे लगे होते इस तरीके से सेम डायरेक्शन में, जिधर ऐसे देखिए तो क्या होता, ये इससे प्लस से करंट निकलता, इसके भी प्लस से करंट निकलता, दोनों सेम डायरेक्शन में करंट निकलने से एडअप होता, इसका पोटेंशियल भी बढ़ जाता और ई बढ़ जाता तो एल भी बढ़ जाता। तो ध्यान करिए कब ई कम हो जाएगा, कब ई बढ़ जाएगा, टर्मिनल्स पे डिपेंड करता है, पोलैरिटी पे डिपेंड करता है, और फिर लेंथ कैसे होगी वो आप समझिएगा। यहाँ पे लेंथ कम हो जानी है करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से। तो जब हमने ए और सी के बीच लगा दिया तो नेट ईएमएफ यहाँ का क्या हो जाएगा, अगर ऐसे लगे होते तो नेट ईएमएफ हो जाता E1 प्लस E2, लेकिन इस केस में अपोजिट डायरेक्शन में E इज इक्वल टू KL जब हम लगाएंगे तो E की जगह हो जाएगा E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1, माइनस तो होगा लेकिन बड़े में से छोटा, ऑब्वियसली E1 बड़ा दे रखा है तो बड़े में से छोटा करेंगे, K वही रहेगा। K पोटेंशियोमीटर वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है, क्योंकि लिखा है सेम पोटेंशियोमीटर वायर है, ऊपर सेम बैटरी लगी है तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट सेम रहेगा, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट नीचे वाले सेल पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन बैलेंसिंग लेंथ कितनी हो गई है अब की बार, 100 हो गई है। तो कह रहे हैं E1 और E2 का रेशियो निकालो, E1 अपॉन E2 का रेशियो निकालो। बहुत ही सिंपल भैया, सिंपली E1 E2 का रेशियो निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड दीजिए तो ये हो जाएगा E1 अपॉन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K इंटू 300 अपॉन K इंटू 100। ये काटा ये काटा, ये E1 आ गया, इसे मल्टीप्लाई करके 1 बचा, जबकि इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3E1 माइनस 3E2, ये इधर आएगा तो 3E2 इधर आके प्लस हो जाएगा और ये इधर जाके माइनस होके बचेगा 2E1। तो लो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 2 नीचे चला गया, 3 अपॉन 2 रेशियो हो गया 3:2। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट बहुत ही बेसिक सा है। इस तरीके का एक क्वेश्चन और करते हैं, पॉज करके जब क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो पॉज करके अपने आप करना, फिर मेरी बात सुनना, ठीक है प्यारे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके प्यारे, आ जाइए अपने अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद है ये आप अपने आप कर पाएंगे, पॉज करके करना शुरू करिए।
बोल रहे हैं इन अ फिगर a long uniform potentiometer wire AB is having a constant potential gradient along its length. ठीक है, ये वायर है AB. The null points for two primary cells E1 and E2 connected in manner shown obtained. ये इस तरीके से देख रहे हैं, दो सेल्स हैं E1 और E2, ये दो अलग अलग मैनर्स में लगाए गए हैं. जब पहले मैनर में लगाए गए हैं तो बैलेंसिंग लेंथ 120 है, अगले मैनर में लगाए गए हैं तो बैलेंसिंग लेंथ 300 है. ये मैनर क्या है? मैनर ये है प्यारे, ये देखो, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव. इसके नेगेटिव नेगेटिव एक साथ लगे हुए हैं, जबकि इसमें इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव. इसके दोनों पॉजिटिव साइड एक तरफ हैं, इसके अलग अलग तरफ हैं, जिसकी वजह से किसमें ईएमएफ ऐड अप हो जाएगा? जिसमें दोनों एक ही साइड में हैं, इधर इधर पॉजिटिव, दोनों करंट सेम डायरेक्शन में भेजने की वजह से ऐड अप होगा और इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा नेट ईएमएफ. तो सिंपली बोल क्या रहे हैं, ये लेंस देने के बाद कह रहे हैं E1 और E2 का रेशियो निकालो. अभी ये तो अपने आप कर दिया होगा. फर्स्ट केस में जरा देखो, नेट ईएमएफ ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से हो जाएगा E1 माइनस E2, जिसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू KL होने की वजह से E की जगह तो ये लिख दिया, K रहने दो. बैलेंसिंग लेंथ दे रखी थी 120 सेंटीमीटर, जबकि सेकंड केस में E की जगह आप लिखोगे E1 प्लस E2 इज इक्वल टू KL, L की जगह लिख दोगे 300. इस तरीके से ये जो दो इक्वेशन आई, E1 E2 निकालने के लिए K एलिमिनेट करना पड़ेगा. E एलिमिनेटने के लिए इन दोनों को क्या कर दोगे? डिवाइड कर दो जल्दी से. ये लो, डिवाइड करने से ये बन जाएगा E1 अपॉन E2, नहीं, E1 माइनस E2 अपॉन E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 120 अपॉन 300. K से K कट गया, 3 4 जा 3, 10 जा 2, 2 जा 2, 5 जा. ठीक है, तो प्यारे ये इस तरीके से हो गया, आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये हो जाएगा 5E1 माइनस 5E2 इज इक्वल टू 2E1 प्लस 2E2. ये लीजिए, ये E1 इधर लाएंगे तो 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3E1 और ये उधर जाके प्लस होके 7E2. तो ये लीजिए E1 अपॉन E2 का आपके पास रेशियो आ गया 7:3, 7:3. ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया. अब कह रहे हैं सेकंड पार्ट में पोजीशन ऑफ नल पॉइंट निकालो फॉर द सेल E1. अगर सिर्फ यहाँ पे E1 सेल लगा देंगे तो E1 सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी वो अपन लोगों ने निकालना है. यहाँ पे सिर्फ एक सेल E1 लगा दिया तो E1 के लिए बैलेंसिंग लेंथ के लिए E1 इज इक्वल टू KL इस तरीके से लगाया जाएगा. तो उसके लिए ये बैलेंसिंग लेंथ हमें निकालनी है. उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ के लिए K और E1 कैसे निकालें, देखिए. ये जो आपके पास इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन में आप देखिए E1 आपको रखना है, E1 वैसे ही रहे. E2 की जगह अगर आप देखिए E2 का फॉर्मूला ये इधर से इधर आएगा तो E2 इज इक्वल टू 3E1 अपॉन 7 लिख सकते हैं. इसका करें क्या, इसका ये करें, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में अगर E2 को एलिमिनेट कर दें तो सिर्फ वहाँ पे E1 बचेगा और E1 इज इक्वल टू KL आ जाएगा. E2 को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ से E2 निकाल के फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में डाल दीजिए. चलिए हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहे हैं. फर्स्ट इक्वेशन E1 माइनस E2 इज इक्वल टू K इंटू 120 है. E1 माइनस 3E1 अपॉन 7 इज इक्वल टू K इंटू 120. एलसीएम शेल्सियम लेके ये हो जाएगा 4E1 अपॉन 7 इज इक्वल टू K इंटू 120. तो E1 आपके पास आ जाएगा, ये काट दें, 4 1 जा 430 जा, ये इधर जाके हो गया K इंटू 210. अरे भाई K इंटू 210 आ गया E1, जबकि E1 इज इक्वल टू KL था. तो बच्चे अगर हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, ये E1 ये K, यानी बैलेंसिंग लेंथ कितनी आएगी? बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी 210 सेंटीमीटर में सब है तो सेंटीमीटर हो जाएगी. समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं प्यारे? सिंपल सा क्वेश्चन. नेक्स्ट पार्ट, हाउ इज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर इंक्रीज? ये मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ. पिछले लेक्चर में मैंने लास्ट टॉपिक सेंसिटिविटी का पूरा डिस्कशन किया है, वहाँ जाके देखिए अगर भूल चुके हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. अभी हम बढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल पे. अगला न्यूमेरिकल क्या है प्यारे बच्चे? देखिए बोल क्या रहे हैं, बोल रहे हैं कि 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन. 10 मीटर का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है. कौन सा वायर? पोटेंशियोमीटर वायर. बच्चे पोटेंशियोमीटर वायर कौन से मटेरियल का बना होता है?
नाइक्रोम का या फिर कॉन्स्टेंटन का एक ऐसे अलॉय का जिसका रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। पोटेंशियोमीटर सेंसिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, करंट कम होना चाहिए सर्किट में, या फिर करंट कम करने के लिए ऊपर रेजिस्टेंस लगाते हैं, या फिर लेंथ भी ज़्यादा लेते हैं। बस इतना ही बता रहा हूँ। 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ये लीजिए 10 मीटर का वायर बना लिया ए बी, जो बोलते जा रहे हैं वो बनाते जाना है आपको। 10 मीटर कितने का, 20 ओम का, ठीक है। इज यूज एज पोटेंशियोमीटर वायर, द वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी, वायर को सीरीज में ये कनेक्ट किया 5 वोल्ट की बैटरी से विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यहाँ लो रेजिस्टेंस भी लगा दिया कितने का, 480 ओम का, ठीक है भैया। इफ एन अननोन EMF E इज बैलेंस, बेटा मैंने बोला जब अननोन सेल लगाना है तो इधर मत लगाओ, स्टेप्स खराब हो जाएंगे, अननोन सेल अलग से लगाओ। ये फिर से बना लो पोटेंशियोमीटर का सेटअप ए से बी, ये था आपका 5 वोल्ट और 480, और ये इधर से ऐसे लगा लो, गैल्वेनोमीटर से बैलेंसिंग करते हो। कह रहे हैं कितनी बैलेंसिंग लेंथ आ रही है, बैलेंस्ड एट 600, EMF E की बैलेंसिंग लेंथ है 600। जब हम सेकेंडरी सर्किट बनाते हैं तो इसमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, लिखना चाहो लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो इतना काफ़ी है। कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट अपन लोगों ने निकालना है और वैल्यू ऑफ अननोन सेल ऑफ EMF E, E की वैल्यू निकालनी है। बेटा मैंने बोला था कि जब ऊपर रेजिस्टेंस होता है 4 स्टेप्स करेंगे आप इस तरीके से, 1 2 3 और 4th यहाँ पे। पहला स्टेप क्या होगा, पहले स्टेप में आप I निकालेंगे, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज है 5 और टोटल रेजिस्टेंस देखें तो ये हो गया 480 प्लस 20, 480 प्लस 20 इज इक्वल टू 500, 5 अपॉन 500 यानी 1 अपॉन 100 एम्पियर इस सर्किट का करंट हो गया। फिर आप क्या करोगे, क्योंकि थर्ड स्टेप में आपको K निकालना होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना होता है A से B वाले वायर का, जिसका फॉर्मूला V अपॉन L होता है। तो बेटा पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, क्योंकि A से B निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी A से B का लिखेंगे, लेंथ भी A से B की ही लिखेंगे। लेंथ A से B तक की तो 10 मीटर है, लेकिन पोटेंशियल अगर A से B तक का निकालना है तो सेकंड स्टेप में पोटेंशियल ही निकालोगे, जिसका फॉर्मूला करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है I इंटू R, V इज इक्वल टू IR। करंट ये आ चुका है, पूरे सर्किट का करंट एक ही होगा, सब सीरीज में है। रेजिस्टेंस कौन सा लेंगे, 480 20 या पूरा, ऑब्वियसली A से B लिखा है ना, A से B का वोल्टेज तो A से B का रेजिस्टेंस जो कि है आपका 20। ये लीजिए कट गया 1 ज़ा 5 ज़ा, ये हो गया आपका 1/5, ये यहाँ लगाया 1/5। देखिए सिंपल से सारे वही स्टेप्स हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ये आपका हो गया वोल्ट पर मीटर, इसकी यूनिट हो, पर मीटर हुई, हाँ पर मीटर हो गई, ठीक है। ये सिंपली लास्ट स्टेप होता है, E इज इक्वल टू KL, ये यहाँ लगा दीजिए। E की वैल्यू आपको निकालनी है, K 1/50 आ चुका है और बैलेंसिंग लेंथ 60 है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मीटर में था जबकि यहाँ सेंटीमीटर में है प्यारे, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर ये वोल्ट पर मीटर में तो लेंथ भी मीटर में ही लिखिए, जो कि हो जाएगी आपकी 600 की जगह 6। तो ये आपका आ गया 25, या ऐसे करिए इसको 6/50 आ गया। इसे ऊपर नीचे जल्दी करना था मुझे, तो 12/100 लिख के मैंने कर दिया 0.12 वोल्ट। ये आपका इस तरीके से आ गया EMF, और ये आ गया K आपका 1/50 कितना होता है, इसको भी जल्दी से मैंने 2 से ऊपर नीचे करा, 2/100 हो गया। 2/100 होता है आपका 0.02 वोल्ट पर मीटर, ये K और वो E। तो देख पा रहे हैं वही स्टेप्स हैं, अगर आपको स्टेप्स याद हैं तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। कंसेप्ट्स बहुत ज़रूरी हैं, इससे पहले आना। तो बच्चे पॉज करिए और बिना आंसर देखे क्वेश्चन से फिर अपने आप करने की कोशिश करिए, उसके बाद हम चलेंगे आगे क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है, बोल रहे हैं फिर से क्या, एक यहाँ पे आपको दे रखा है सर्किट डायग्राम गिवन बिलो, AB इज अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम। ये वायर है 15 ओम रेजिस्टेंस का पूरा। तो लीजिए मैंने बोला था 2 सर्किट आप बनाइए, पहले ऊपर का प्राइमरी सर्किट और फिर नीचे का सेकेंडरी सर्किट के साथ। ये AB वायर आपने लिया, AB वायर कितने ओम का, 15 ओम का, ठीक है। लेंथ 1 मीटर, लेंथ 1 मीटर, ठीक है।
इट इज कनेक्टेड इन सीरीज टू अ सेल ईएमएफ ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक नई बात पता चलने वाली है, स्टेप्स वही हैं। कह रहे हैं जो ऊपर ईएमएफ लगा है ये 2 वोल्ट का है, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस एंड अ रजिस्टर आर, साथ में एक रजिस्टर आर लगा है। टर्मिनल ए इज ऑल्सो कनेक्टेड टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल E2। ये देखो दूसरा बन गया आप सेकेंडरी सर्किट, E2 वाले सेल से आपने इसे कनेक्ट कर रखा है ए सेल को, ठीक है। अच्छा, ऑफ ईएमएफ 75 मिली वोल्ट का मतलब होता है बच्चे 0.075 वोल्ट, ठीक है, अपॉन 1000 कर दिया, मिली हटा के। एंड अ गैल्वेनोमीटर G। इन दिस सेटअप बैलेंसिंग लेंथ इज ऑब्टेन्ड एट 30। इस सेटअप में बैलेंसिंग लेंथ 30 सेंटीमीटर पे ऑब्टेन हो रही है, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर की वैल्यू आपने निकालनी है बच्चे। वही स्टेप्स 1 2 3 4। सबसे पहले स्टेप में आप क्या निकालोगे, करंट का फॉर्मूला टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज है 2 और टोटल रेजिस्टेंस की बात अगर हम करें तो टोटल रेजिस्टेंस ये 15 है और ये R है, तो ये हो गया 15 प्लस R। यहाँ यूनिट मत लगाओ, सिर्फ वैसे ही लिख दो, ठीक है। दूसरे स्टेप में A से B का आप V निकालते हो, फिर तीसरे स्टेप में आप K निकालते हो, ठीक है। V की बात करें, V का फॉर्मूला I इंटू R होता है, V इज इक्वल टू IR। I आपको निकाल चुके हो 2/15 प्लस R। लेकिन बेटा रेजिस्टेंस की बात करें तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पे R ऊपर वाला नहीं आएगा, A से B का है तो A से B का ही लिखोगे, इसलिए इसे R लिखने की बजाय R डैश लिख लो, क्योंकि R से हम ऊपर का रेजिस्टेंस डिनोट कर रहे हैं। नीचे का रेजिस्टेंस R डैश आएगा यहाँ पे, जो कि कितना है 15। तो ये हो गया 15 2 30/15 प्लस R। फिलहाल प्यारे K का फॉर्मूला होता है V/L। V आपके पास आ चुका है 30/15 प्लस R। जबकि लेंथ की बात करें तो A से B तक की लेंथ लेंगे, वो 30 मत ले लेना। A से B का हम पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल रहे हैं तो इसी की लेंथ लेंगे, जो कि है 1। तो ये आपका आ गया 30/15 प्लस R, ये आपका K आ गया। चौथा स्टेप क्या है, बिना ज़्यादा टेंशन लिए स्टेप्स करते जाओ, अपने आप कुछ ना कुछ निकल ही आना है। ये 4 स्टेप्स इस तरीके से मैंने आपको बताए हैं कि निकल ही आना है। E इज इक्वल टू KL। ये लीजिए E आपको दे रखा है इस केस में सेकेंडरी सर्किट में 0.075। K आप निकाल चुके हो 30/15 प्लस R और बैलेंसिंग लेंथ है आपकी 30 सेंटीमीटर। बच्चे फिर वही बात, यहाँ मीटर में है जबकि वहाँ सेंटीमीटर में है, तो वहाँ भी आप मीटर में ही रखोगे, इस बात का ध्यान रखना, वरना आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यूनिट्स का ध्यान रखना, या मीटर में था तो उधर भी मीटर में करने के लिए लेंथ को 0.3 कर दो, नहीं तो इधर भी सेंटीमीटर में कर देते। फिलहाल आपने ये पॉइंट हटाया, 10 लगा, ये कट गया, ठीक है। इस चीज़ को हम इधर ले आए, 15 प्लस L इधर ले आए और ये 3 3 ऐसे ही लिखा रहने दो, चलो अभी काटेंगे, और 0.075 इस तरीके से नीचे ले आए, ठीक है। अभी ये पॉइंट हटेगा तो 3 0 लगेंगे, ये कट जाएगा साफ साफ, 3 1 3 2 6 3 5 15। ये हो गया आपका कितना 3000, ये कट जाएगा 25 1 25 40 तो सिंपल हो गया 43 120। 15 प्लस L यानी L इज इक्वल टू 105 सेंटीमीटर आया या सेंटीमीटर आया। प्यारे यहाँ पे आप ये देखिए, आपने कर दी गड़बड़, यहाँ पे सेंटीमीटर लेंथ थोड़ी निकालना है, क्या था ये 15 प्लस R। तो भैया ध्यान रखना है, कितने बच्चों ने नोट करा, रे सर गलत लिख दिया, यही देखना होता है कितने बच्चे अलर्ट हैं कि नहीं है। 15 प्लस R, R की वैल्यू ओम में निकलेगी, सेंटीमीटर में नहीं, ठीक है। ये R आ गया आपका, जो फर्स्ट पार्ट में निकालना है। सेकंड पार्ट और बढ़िया सुन लो, क्या बोले हैं, कह रहे हैं कैलकुलेट द डिस्टेंस इफ E2 वर टू हैव एन EMF ऑफ 300 मिलीवोल्ट। अब की बार क्या किया, E2 जो है वो 300 मिलीवोल्ट कर दिया, यानी 0.3 वोल्ट कर दिया, ठीक है। तो कह रहे हैं वेयर विल यू एक्सपेक्ट द बैलेंसिंग पॉइंट टू बी। तो कह रहे हैं इस केस का बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी। अगर इसको हटा के दूसरा सेल लगा दें, बहुत ही सिंपल, E दे रखा है, L निकालना है, E इज इक्वल टू KL आप फॉर्मूला लगाएंगे, 2 यहाँ लगाएंगे, E2 दे रखा है 0.3, K की वैल्यू डाल के L2 आ जाना है। अब K कहाँ है, K कहाँ है, K कहाँ है, K कहाँ है, K ये है K।
अरे के की वैल्यू तो ये आर के टर्म्स में है, तो लो निकाल लो ना, पहले के निकाल लो यहाँ से। ये लो आर तो आपके पास आ गया है ना, 30/15 प्लस 105 यानी 30/120, यानी ये आ गया आपका 1/4 वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ लगा दो ना 1/4 वोल्ट पर मीटर। तो ये लीजिए L2 कितना आ गया इधर से मल्टीप्लाई होके 1.2 मीटर का मतलब 120 सेंटीमीटर पे ऑब्टेन होगी लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ। तो जो आपसे पूछा था वेयर विल यू एक्सपेक्ट द बैलेंसिंग पॉइंट टू बी, तो लिख के आ जाओगे 120 सेंटीमीटर या 1.2 मीटर पे एक्सपेक्टेड है कि वहां पर मिलेगा। अरे प्यारे 0 नंबर लाने हैं तो यहाँ पे छोड़ देना। अरे सेकंड पार्ट का आंसर ये नहीं होगा। अरे प्यारे जरा ध्यान दो, ट्विस्ट हो गया यहाँ पे। वायर तो खुद 1 मीटर का था, 100 सेंटीमीटर का वायर है, तो 120 सेंटीमीटर क्या हवा में बैलेंसिंग लेंथ निकालोगे? जॉकी को हवा में टच कराओगे का? नहीं ना प्यारे, 1 मीटर का वायर है। और अगर आपका आंसर आ रहा है कि सेल लगाने पर वो 120 पे ऑब्टेन होगा, तो वायर ही क्योंकि 100 सेंटीमीटर का है तो 120 तो वहाँ होगा ही नहीं, यानी बैलेंसिंग लेंथ विल नॉट बी ऑब्टेन। बैलेंसिंग लेंथ यहाँ लिखोगे ऑब्टेन ही नहीं होगी क्योंकि वायर छोटा पड़ चुका है। ठीक है प्यारे, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा बैलेंसिंग लेंथ विल नॉट बी ऑब्टेन्ड। ठीक है बच्चे, तो चलिए पॉज करके फिर से इसको अपने आप करिए बिना आंसर देखे और मैच करिए कि सही आ रहा है कि नहीं, जब तक हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बच्चे ये वाला क्वेश्चन, इसमें एक नई चीज़ आ गई। क्या चीज़ आ गई? आपको पता था कि पोटेंशियोमीटर के 3 यूजेस होते हैं। पहला यूज, इट इज़ यूज टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ अननोन सेल। दूसरा, इट इज़ यूज टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ 2 सेल। ये दोनों काम हमने करे। ये अननोन सेल का ईएमएफ भी निकाला सेकेंडरी सर्किट में लगा के, और 2 सेल के ईएमएफ का रेशियो भी निकाला। अब हम निकालेंगे तीसरी क्या एप्लीकेशन थी? इट इज यूज्ड टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आ रहा है। क्या है? अ सेल गिव्स अ बैलेंस विद 85 सेंटीमीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। वही काम करोगे बेटा, वायर बनाओगे A और B। ठीक है, ये आपका प्राइमरी सर्किट जिसमें ऊपर का E डैश, सेल गिव्स बैलेंस ऑफ 85 सेंटीमीटर विद पोटेंशियोमीटर वायर। तो पहले से ही सेल दे रखा है, कह रहे हैं ये जो सेल है सेकेंडरी सर्किट में ये कितनी लेंथ के साथ दे रहा है, कितनी लेंथ के साथ बैलेंस दे रहा है? 85 सेंटीमीटर के साथ ये बैलेंसिंग लेंथ दे रहा है अननोन सेल का ईएमएफ E। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन होगा? आगे अभी पढ़ लेंगे, पहले बताओ इन दोनों में कोई रिलेशन होगा? हाँ, E इज इक्वल टू KL के हिसाब से E इज इक्वल टू क्या? K इंटू 85 हो जाएगा। ठीक है, अभी कह रहे हैं व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल आर शॉर्टेड। शॉर्टेड का क्या मतलब होता है? बच्चे ध्यान दो, शॉर्टेड का मतलब मैंने थ्योरी में बताया था, फिर से बता रहा हूं कि ये A B वायर है। अगर यहाँ सेल लगा है, गैल्वेनोमीटर से बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन करी थी आपने। शॉर्ट करने का मतलब होता है कि दोनों टर्मिनल्स को मिला दो। जैसे घर पे लाइव और न्यूट्रल को आपस में मिला दो अगर, तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है, चिंगारी निकलती है, भड़ाम भुड़ूम, तो उसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब लाइव और न्यूट्रल को मिला देते हो तो करंट को एक छोटा रास्ता मिल जाता है, और छोटे रास्ते से हैवी करंट फ्लो होता है जिसकी वजह से बहुत हीट और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसे शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। जब लाइव और न्यूट्रल को मिला के हैवी करंट फ्लो हो या लाइव और न्यूट्रल को मिला के शॉर्ट पाथ बन जाए। करके मत देखना, ऐसा करना नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे अगर बोल रहे हैं सेल को शॉर्ट करना है, शॉर्टेड किया है, यानी सेल का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल एक दूसरे से मिला दिया। लेकिन कैसे? अगर ऐसे मिला दोगे बिना रेजिस्टेंस के तो हैवी करंट फ्लो होगा, इसलिए थ्रू अ रेजिस्टेंस लिया है 7.5 ओम का, साथ में रेजिस्टेंस भी लगाया है इस तरीके से। तो बैलेंस इज ऑब्टेन्ड एट 75। बैलेंसिंग लेंथ हो गई कम, कितनी? 75 सेंटीमीटर। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R निकालना है। तो बच्चे आपको मालूम है पहले तो यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ जब ऑब्टेन हुई थी तो करंट कैंसिल हो गए थे, थ्योरी में मैंने बताया था। लेकिन यहाँ पे करंट ऊपर कैंसिल, नीचे भी क्योंकि हमने लगा दिया है तो ऊपर वाले से तो कैंसिल हो रहा था, लेकिन नीचे वाले से कैंसिल करंट नहीं हो पाएगा। नीचे कुछ ना कुछ सर्किट में करंट फ्लो करेगा जिसकी वजह से इसका ईएमएफ गिर जाएगा। ईएमएफ गिर के जितना बचेगा उसे हम V कहते हैं।
V कहते हैं, V के केस में जैसे E इज इक्वल टू के एल था, यहाँ पे V इज इक्वल टू के एल लगेगा, जहाँ पे L आपको दे रखा है 75। जितना पोटेंशियल होता है उतनी ही बैलेंसिंग लेंथ उसके हिसाब से निकलती है। यहाँ E था तो E के हिसाब से आई, यहाँ बचा V टर्मिनल वोल्टेज तो V के हिसाब से 75 आ गई। सीधे से इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है E अपॉन V माइनस 1 इंटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो प्यारे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो यहाँ लगा रखा होता है, ठीक है, E आपका आ गया है K इंटू 85 अपॉन K इंटू 75 माइनस 1 इंटू 7.5, ये लीजिए कट गया, इससे आप निकाल लीजिए, हो गया 10 अपॉन 75 इंटू 7.5, पॉइंट हटा 10 लगा, कॉट खींच के ये आ गया 1 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम डायरेक्ट ऐसे आ गया। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे बच्चे? ये तो मैंने पूरा समझा के बताया, नहीं तो बच्चों को तो डायरेक्ट 10 सेकंड में पढ़ने के बाद कर देना चाहिए। बोले सर ने बताया था ई आर इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू आर। यहाँ पे L1 का मतलब था बिना रेजिस्टेंस के शंट के, इसे शंट भी कहते हैं, बिना शंट के जितनी लेंथ है वो ऊपर, शंट के साथ जितनी लेंथ है वो L2। सीधे से यहाँ डालते थे तब भी यही आंसर आता। अगर आपको समझ में आ गया तो डायरेक्ट फॉर्मूला डाल के भी आप कर सकते हैं। ठीक है प्यारे, चलिए कर लीजिए। इसके साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन बढ़िया इसके अलावा मैंने दिए हैं असाइनमेंट में से, ज़रूर करना है आपको, और अपने दिमाग के सारे पेंच खोल के फिर से टाइट करने हैं न्यूमेरिकल्स कर करके। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट बात आई प्यारे, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, कई स्कूल्स इसको देते हैं विद सेम वैल्यूज। दिखने में थोड़ा सा पोटेंशियोमीटर लग रहा है, बट पोटेंशियोमीटर की बजाय ये नॉर्मल ओम्स लॉ से सॉल्व होने वाला है। कैसे, जरा देखिए। क्वेश्चन क्या है, मीटर फ्रॉम अ पोटेंशियोमीटर, द पोटेंशियोमीटर वायर ए बी हैज अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ आर नॉट। ये पोटेंशियोमीटर का वायर है, इसका पूरा रेजिस्टेंस आर नॉट है। ठीक है, derive an expression for the voltage V is supplied to the potentiometer। वोल्टेज ऊपर का जो सेल लगाते हैं वो V है। derive expression for the voltage across R। इसका वोल्टेज निकालना है, इसका कितना होगा। ठीक है, अच्छा, when the sliding contact, जो जॉकी थी गैल्वेनोमीटर के साथ, इट इज इन द मिडिल ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। बेटा बिल्कुल बीचों बीच अगर टच करा दें, यानी अगर 500 सेंटीमीटर का वायर था उसे 250 सेंटीमीटर पे टच करा दें तो दो पार्ट्स में वायर को हम मान सकते हैं डिवाइड हो गया। अगर पूरे का रेजिस्टेंस आर नॉट है तो इधर का आर नॉट बाई 2 हो गया, उधर का भी आर नॉट बाई 2 हो गया। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें जरा। ऊपर का इस तरीके से था आपका V, ठीक है, ये यहाँ पे आया एक रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे आया दूसरा रेजिस्टेंस, पूरे वायर का आर नॉट था तो इधर वाले का आर नॉट बाई 2, इधर वाले का आर नॉट बाई 2। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? पीछे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो जल्दी से पॉज करके एक लाइक भी मार दीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़िए और कैसा समझ में आ रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। और जितने भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं जल्दी से याद कर लीजिए क्या करना है, मार्क योर अटेंडेंस बाय टाइपिंग द नेम इन द कमेंट बॉक्स। हम बढ़ते हैं आगे। नीचे जो रेजिस्टेंस दे रखा है आर इस तरीके से, वो यहाँ पे इस तरीके से बीच में इन दोनों के लगा हुआ है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब ये जो सर्किट है सिंपल सा आपको सीरीज पैरेलल का सर्किट दिख रहा है जिसमें ये दोनों पैरेलल हैं, उसके बाद ये सीरीज है। पहले से सिंप्लीफाई करिए, उसके बाद देखेंगे कि वोल्टेज कैसे निकलेगा। वोल्टेज का फॉर्मूला V इक्वल टू IR होता है, तो पहले I निकालना पड़ेगा और I निकालने के लिए पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी निकालना होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए इसे सिंप्लीफाई करिए। ये आप देखिए, ये तो इधर R नॉट बाई 2 है ही है, लेकिन इन दोनों का पैरेलल में करें प्यारे तो पैरेलल में इन दोनों का हो जाना है R डैश। मैं इसको R डैश लिख ले रहा हूं, R डैश जो कि कितना आएगा, दिस इंटू दिस, R नॉट अपॉन 2 इंटू R अपॉन R नॉट अपॉन 2 प्लस R, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। एलसीएम शेलसीएम लेंगे तो नीचे जो होएगा, नीचे हो जाएगा R नॉट प्लस 2R, R नॉट प्लस 2R अपॉन 2। लेकिन जो अपॉन 2 है, और क्योंकि इसमें भी अपॉन 2 है, वो 2 से 2 कट जाना है तो वो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ऊपर बचेगा R नॉट इंटू R। ये आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया
इन दोनों का मिला के यहाँ लिख दे रहा हूँ आर नॉट इंटू आर अपॉन आर नॉट प्लस 2R, ठीक है। अब ये दोनों सीरीज में है तो टोटल का मिला के रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल का मिला के रेजिस्टेंस में R से नहीं लिख सकता क्योंकि R से नीचे का रेजिस्टेंस हमें दे रखा है इस वाले का, तो इस टोटल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैं डिनोट कर रहा हूँ R डबल डैश से, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो इसको ऐड कर दीजिए R नॉट इंटू आर अपॉन आर नॉट प्लस 2R प्लस आर नॉट बाई 2, ठीक है कि नहीं है। इसका एलसीएम शेल्सियम ले लीजिए, ये हो जाएगा 2R नॉट प्लस 2R और 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 2R नॉट इंटू आर प्लस आर नॉट इंटू ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा R नॉट प्लस 2R, इस तरीके से, ठीक है प्यारे। इसको आप चाहें तो ऐड कर दीजिए ऊपर, ये 2R नॉट इंटू आर आएगा, 2R नॉट इंटू आर यहाँ लिखा है, टोटल कितना हो जाएगा 4R नॉट इंटू आर और ये R नॉट और R नॉट मिलके R नॉट स्क्वायर तो ऊपर हो ही जाना है। चाहें तो इसमें से कॉमन भी आ गया, क्या कॉमन आ गया ज़रा देखिए, R नॉट कॉमन आ गया है तो R नॉट कॉमन लेके ये हो जाएगा R नॉट प्लस 4R अपॉन 2R नॉट प्लस 2R। देखने में थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है लेकिन है नहीं, सिंपल स्टेप्स करते जाने हैं, कोई इसमें टिपिकल चीज़ नहीं है। अब सिंपली आप देखिए टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल रेजिस्टेंस से टोटल करंट निकाल लीजिए बेटा, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल वोल्टेज है V और टोटल रेजिस्टेंस है R डबल डैश। टोटल वोल्टेज तो V ही लिखा रहने दीजिए और टोटल रेजिस्टेंस अगर आप ये लिखेंगे पूरा, ये हो गया R नॉट इंटू आर नॉट प्लस 4R अपॉन आर नॉट प्लस 2R का भी ट्वाइस। तो बोले सर देखने में बड़ी खिचड़ी लग रही है, कोई बात नहीं, अभी सब ठीक होने वाला है। ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी तो हो जाएगा 2V R नॉट प्लस 2R अपॉन R नॉट प्लस 4R, ठीक है प्यारे, ये I आ गया। अब करें क्या भैया आई का, हमें तो इस नीचे वाले रजिस्टर का वोल्टेज निकालना था, नीचे वाले रजिस्टर का वोल्टेज निकालना था। लेकिन एक बात है प्यारे, अगर ये दोनों पैरेलल में हैं तो जो इसका वोल्टेज होगा वही इसका होगा और वही इन दोनों का मिला के होगा। तो इन दोनों का मिला के ये जो आया है, अगर इसका वोल्टेज हम निकाल लें तो जो इसका वोल्टेज होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा। यानी अगर हमें ये V1 निकालना था तो V1 किसके बराबर होगा, इसका वोल्टेज, इन दोनों का मिला के जो वोल्टेज V डैश है इसका वोल्टेज उसके बराबर होगा। और V डैश कैसे निकालें, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है बेटा करंट इनटू रेजिस्टेंस। आप यहाँ पे निकाल चुके हैं कि इससे करंट कितना निकलेगा, जितना बैटरी से टोटल करंट निकल रहा है वही करंट इसमें जाएगा। तो इसका करंट जो I डैश होगा वो तो इतना ही होगा जो हम लिख दे रहे हैं 2V इंटू आर नॉट प्लस 2R अपॉन R नॉट इंटू आर नॉट प्लस 4R, ठीक है। ये तो करंट आ गया जो हमने यहाँ से लिख दिया। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो ये R डैश इसका वोल्टेज निकालना है तो इसी का रेजिस्टेंस लेंगे जो कि ये लिखा है, ये लीजिए हमने लिख दिया कितना R नॉट इंटू R अपॉन R नॉट प्लस 2R। ये देखिए जो खिचड़ी थी अब इसका रायता सिमटने वाला है क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स यहाँ से कट गई पूरी। R नॉट से R नॉट कट गया, ऊपर बच गया 2VR अपॉन R नॉट प्लस 4R। ये आपका वोल्टेज आ गया जो आपको निकालना था। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, एक बार ये चेक कर लीजिए जिन टर्म्स में आया है VR और R नॉट, क्या क्वेश्चन में गिवन है VR और R नॉट? जी हाँ, R नॉट और V तीनों टर्म्स गिवन है, तो इन तीनों के ही टर्म्स में आंसर आना चाहिए था, इसके अलावा कोई और तीसरी चौथी टर्म नहीं होनी चाहिए थी। NCERT क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आ गया है, एक बार देख लीजिए उसके बाद अपने आप करना, ठीक है, देख के नहीं करना। जल्दी से आ जाओ लास्ट क्वेश्चन पे। ओके प्यारे, ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। क्या बोले हैं, द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन differences with the length in two cases of potentiometer wire A and B is shown in the figure. Which of the two is preferred to find EMF of a cell? कह रहे हैं इस तरीके से क्या दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस और V की रिलेशन दे रखी है कि L बढ़ रहा है तो V बढ़ रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। अरे ये तो प्रिंसिपल ही है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये तो पोटेंशियोमीटर में हमने बताई था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है, तो उसके हिसाब से ग्राफ बना दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। लेकिन ये कह रहे हैं कि इन दोनों
इन दोनों पोटेंशियोमीटर, दो अलग अलग पोटेंशियोमीटर वायर्स के लिए बनाया गया। इन दोनों में से कौन सा पोटेंशियोमीटर वायर प्रिफर किया जाएगा टू बी यूज्ड इन पोटेंशियोमीटर? तो बच्चे ध्यान दीजिए, हमने बताया था पोटेंशियोमीटर कैसा होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटिव होना चाहिए, और सेंसिटिविटी ज़्यादा होने के लिए क्या चाहिए कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम से कम हो। जितना के कम से कम होएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट उतना ज़्यादा से पोटेंशियल ग्रेडियंट जितना कम से कम होगा सेंसिटिविटी उतनी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे कम किया जाए वो थ्योरी में बताया, लेकिन दिमाग में बस आई पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होना चाहिए, के की वैल्यू कम होनी चाहिए। अब के होता क्या है भैया, के तो V/L होता है, तो के जिसका कम होगा उसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। अब के देख लो किसका क्या होगा, उसके लिए ऐसे जितने भी क्वेश्चंस फर्स्ट यूनिट सेकेंड यूनिट में जितने भी आए हैं सब में क्या किया गया जाता है, ऐसे नीचे से एक डॉटेड लाइन खींची जाती है, जिसकी वजह से आपने दोनों केस में क्या सेम रख लिया, आपने दोनों का L सेम रख लिया, नीचे L कांस्टेंट हो गया, ठीक है, L दोनों का कांस्टेंट हो गया यहाँ पे। लेकिन सेम वैल्यू फॉर L पे पोटेंशियल डिफरेंस B के लिए अगर देखें तो ये आया VB, जबकि A के लिए क्या आया पोटेंशियल डिफरेंस, ये आया VA, तो ये VA हुआ, ये VB हुआ। प्यारे आप देखिए, सिंस L इज सेम फॉर बोथ, यानी L कांस्टेंट है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से L कांस्टेंट है तो K किस पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्यारे। तो ये बताइए कि जिसका V ज़्यादा उसका K ज़्यादा, जिसका V कम उसका K कम। सिंस V आप देख रहे हैं किसका कम है, दोनों में से VB कम है, साफ साफ VB इज लेस देन VA, जिसका V कम उसका K भी कम। पोटेंशियल ग्रेडियंट K जो है B का वो कम होगा, और जिसका कम होगा वो ही मोर सेंसिटिव होगा, और यही वाला प्रेफर किया जाएगा। तो आप लिख देंगे 10 वायर पोटेंशियोमीटर B विल बी प्रिफर्ड सिंस इट हैज़ लेसर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, जल्दी से नोट करिए प्यारे, ये आज का लास्ट था। लेकिन रुक जाइए अभी प्यारे बच्चे, एक मैं आपको देने जा रहा हूं क्विज क्वेश्चन, एंड आई हैव टू सी दैट सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर कौन करता है, और मुझे चाहिए उन बच्चों के आंसर्स। कैसे, कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके बताइए। जितने भी बच्चे जब देख रहे हैं इसे आंसर निकालिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइए कि आपका कितना आंसर आ रहा है। आई विल गिव यू द करेक्ट आंसर इन द रिप्लाई कि ये सही है या नहीं है। तो देखिए अगला क्वेश्चन। ओके प्यारे, तो ये है आपके सामने आज का क्विज क्वेश्चन। जल्दी से कॉपी पेन निकाल के इसको सॉल्व करिए और जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। क्वेश्चन है, डायग्राम गिवन है, AB is a potentiometer wire of length 100 cm when a cell E2 is connected across AC दे रखा है 75, no current flows through E2 में कोई करंट फाइंड, potential gradient of AB, EMF of the cell E2 and the internal resistance of cell E1 is negligible। ये दे रखा है E1 सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ना के बराबर है। देखने में कंफ्यूजिंग डायग्राम दे दिया है कि सर ये कैसे, बट इतना हिंट दे रहा हूँ, ये सिंपल एक पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, आपको समझना है, अपने आप करिए और आंसर मुझे बताइए। ठीक है प्यारे, चलिए फिलहाल बच्चे आज के लिए इतना ही। उम्मीद है जो भी चीज़ें हमने पढ़ाई वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। बच्चे जैसा भी आपका इस चैप्टर का एक्सपीरियंस रहा है, कितना समझ में आया कितना नहीं, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए कमेंट बॉक्स में टाइप करके। 15 लेक्चर्स कुछ हुए हैं इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, काफ़ी बड़े लेक्चर्स भी थे यहाँ पे। फिलहाल ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चन जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं लगाइए, आपकी बुक में जितने भी हैं। फिलहाल मैंने कुछ गिनती के बढ़िया चुन के क्वेश्चंस असाइनमेंट में दिए हैं पूरे चैप्टर के, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस के असाइनमेंट के क्वेश्चंस ऐप से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। फिलहाल प्यारे मिलेंगे हम इसके बाद अगले चैप्टर 4 में, मैग्नेटिज्म का चैप्टर है। जब तक के लिए इंतज़ार करिए, मेहनत करिए, इसके बाद इसका टेस्ट होगा और जो भी आपके इसके डाउट्स होंगे वो हम लाइव लेक्चर में आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। फिलहाल मेहनत करिए, असाइनमेंट पूरी करिए। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू वेरी मच।